हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं जितने बच्चों ने एनडीए 221 का एग्जाम दिया है उनका बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो आपका एनडीए 221 का पेपर हुआ है उसमें जो 50 क्वेश्चंस साइंस के आए थे उनको हम डिटेल्ड तरीके से देखेंगे। ठीक है, इससे आप ये भी देख सकते हो कि आपकी कमी कहाँ पे रही है या आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी या हम कैसे क्वेश्चंस को टैकल करें। दूसरा, जो बच्चे अगले एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। उनको पेपर पैटर्न पता चलेगा, उनको ये पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चंस का लेवल क्या चल रहा है अभी और उनको कैसे तैयारी वो करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे, एक एक क्वेश्चंस को हम देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले है भैया आपका केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है किसका, ये आपका सेट ए है जो इस बार का पेपर है। ठीक है, और हम ऐसे सीक्वेंस में ही चलते जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चे ये कह रहा है कि पीओपी का केमिकल फॉर्मूला बताओ। तो पीओपी आपका कंपाउंड है, ये आपका जिप्सम से बनता है। जिप्सम आपका होता है CaSO4.2H2O। इसके अंदर दो मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के होते हैं। जब इसको 100 से 150 डिग्री पे सेल्सियस पे हीट किया जाता है तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट आपका ये वाला कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पीओपी जिससे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस फुल फॉर्म होती है, इसको आपका जो फ्रैक्चर्ड बोन वगैरह करेक्ट करने में इनमें भी यूज किया जाता है, मूर्ति बनाने में, फॉल्स सीलिंग बनाने में, ये सब इसके यूज हैं। उसके बाद अगला कह रहा है द यूनिट ऑफ रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड इम्पल्स। अब बच्चे आपका थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है जो आपका एक तरीके से फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा है, मतलब फोर्स ही है ये। और इम्पल्स आपका जो है ये होता है कि एक स्मॉल इंटरवल के लिए लार्ज फोर्स लग रहा है जिससे मोमेंटम में बहुत अच्छा खासा चेंज आया है। तो ये आपका फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू आपका टाइम होता है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो अब आपका इसकी यूनिट देखो, आप फोर्स अपॉन फोर्स इंटू टाइम करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टाइम। और 1 अपॉन टाइम आपका होता है बच्चे पर सेकंड, जिसको आप फ्रीक्वेंसी या हर्ट्ज से डिनोट करते हो। तो आपका ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अगर यहाँ ये टाइम दे देते ना तो वो आपका कुछ बच्चों का और भी गलत हो सकता था कंफ्यूजन की वजह से। तो बच्चे आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आंसर जाएगा। न्यू से दिखाते हैं, पर सेकंड या फिर हर्ट्ज इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, अगला देखो, ये कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा एक रे डायग्राम दिखा रहा है ग्लास प्रिज्म का। तो अब ग्लास प्रिज्म देखो इस तरीके का होता है, ट्रायंगुलर, इसका इन्होंने ऐसा बनाया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अगर लाइट गिरेगी भाई तो मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, टुवार्ड्स नॉर्मल। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जाना था ऐसे, अब यहाँ भी ऑब्लिकली गिर रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर से रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आप देखो इस टाइप का जो है किस में हो रहा है, दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। इसमें सिर्फ यहाँ से दिखाया, यहाँ से नहीं, यहाँ से दिखाया, यहाँ से नहीं, और इसमें आपका यहां से नहीं दिखाया, सिर्फ यहां से दिखाया। ठीक है, तो आपका ये इकलौता है जिसमें दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन को दिखाया गया है। तो यहां पे आपका बच्चे ए जो है वो सही आंसर है। उसके बाद भाई ये कह रहा है कि व्हेन आपका लाइट बीम फॉल्स ऑन ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म अ बैंड ऑफ कलर इज ऑब्टेन्ड। बिल्कुल भाई, आपका एक प्रिज्म पे लाइट गिरती है व्हाइट, तो आपका बैंड ऑफ कलर जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सी सही है? तो भाई आपका पैटर्न मिलता है, वो मिलता है विबग्योर। इसमें ये आपकी फ्रीक्वेंसी वो वेवलेंथ चलती है 700 नैनोमीटर से आपकी 400 नैनोमीटर, इसके बीच में होते हैं। और मैंने बताया था कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के। तो जितनी कम वेवलेंथ उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम रहने वाला, वायलेट के लिए सबसे ज्यादा। तो इसने बोला रेड जो है, और अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो बेंड भी कम होगी, तो रेड बेंड्स द मोस्ट, ये तो दोनों गलत हो गए। वायलेट बेंड्स द मोस्ट, ये बात सही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए सबसे ज्यादा होता है, ये भी सही है, क्योंकि जितनी कम वेवलेंथ उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, डी में जो है उसने लोएस्ट बोला है, जो कि रेड के लिए होता है, ना कि उसके लिए। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा।
उसके बाद कह रहा है प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता। भाई रोज उठ के सुबह देखते हो प्लेन मिरर जो है सेम साइज की एक वर्चुअल इमेज बनाता है आपकी, और उसके बाद सेम साइज की होती है, जितना आप उससे आगे उतनी ही वो पीछे होती है, तो वर्चुअल होती है। और उसके बाद आपकी इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा बी। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और रियल इमेज आपकी हमेशा इन्वर्टेड होती है। आप ये रे डायग्राम में भी देख सकते हो। फिर है बच्चे आपका कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या रहता है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करे, जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, या जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा जो कि आपका स्टेट डिपेंडेंट है। स्टेट डिपेंडेंट आपको पढ़ाया है मैंने, बताया था कि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। मान लो आप ए से बी पे जा रहे हो, चाहे कितना ऐसे करके जा रहे हो या सीधे जा रहे हो, मतलब कैसे भी, तो एक ही बात है आपकी। तो यहाँ पे वो फोर्स का जो वर्क डन होगा वो आपका स्टेट डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन सबका है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स आपका इसका जो है, अगर आप पाथ चेंज करोगे तो फ्रिक्शन बदलेगा और आपका यहाँ पे वर्क डन भी कंजर्वेटिव नहीं रहेगा, तो आपका ये ए आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है नेगेटिव वर्क डन कब होता है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट डी एस, जिसको आप खोलते हो एफ डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा आपका नेगेटिव कब होता है, नहीं याद बच्चे, ग्राफ बना लो कोस का, ऐसे होता है। तो आपका 0 पे 1, 90 पे आपका 0, और यहाँ 180 पे कितना है आपका -1। तो -1 चाहिए थी हमें वैल्यू, तो माइनस एफ डी एस आ जाता, नेगेटिव वर्क डन हो जाता 180 डिग्री पे। और अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसे 180 डिग्री पे है, तो मैं कह सकता हूं कि वो एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। उसके बाद भाई आपका स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला रिलेटिंग एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये सब है। तो कह रहा है ये प्लेन मिरर पे कब लगेगा, एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए प्लेन मिरर के लिए। तो भाई प्लेन मिरर आपका ऐसे होता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बहुत दूर ये बहुत बड़ा स्फीयर बना रहा होगा, उसका ये हिस्सा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मुझे कहना पड़ेगा कि इसका जो कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो जो है इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ भी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे फोकल लेंथ गोज टू इन्फिनिटी, ए बिल्कुल ही सही उत्तर रहेगा यहाँ पे। उसके बाद भाई कह रहा है न्यूक्लियर एनर्जी जो है, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन से भी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से भी, लेकिन एक्सप्रेशन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की आइंस्टीन ने दी थी, बाकी ये सारी जो है चीजें गलत है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन ने कहा था कि मास डिफेक्ट आता है, और उससे जो है इस फॉर्मूले से ही, इस इक्वेशन से एनर्जी बनती है, डेल्टा mc², जो मास डिफेक्ट आया है, ठीक है, उससे इतनी एनर्जी जो है बनेगी। उसके बाद रेवर्बरेशन, बच्चे आपका देखो एको, और इसमें आपको कंफ्यूजन होगी। एको मैंने बताया था कि 17.2 मीटर के आसपास आपकी लाइट जब टकरा के वापस आती है, और देखो एक तो आप बोलते हो जब आपको सुनाई देता है, एक अगर इतनी दूर से टकरा के आ रही है तो आपको वो दोबारा से सुनाई देगी, और ये रिपीटेडली सुनना, इसको आपका क्या कहते हैं भाई, एको। लेकिन रेवर्बरेशन होता है कि इधर से टकरा के आ गई, उधर से उधर से उधर से, जैसे होल में होता है बहुत सारी आवाज, ऐसे खाली होल में बहुत सारी जगह से रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, और वो हमें ऐसे बैठ सी जाती, ऐसी आवाज सी हो जाती है, क्लियरली समझ नहीं पाते, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं। तो बी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद भाई यहाँ पे साउंड वेव्स के रिगार्डिंग, तो साउंड वेव बच्चे आपको पता है मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव का भी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो वाली वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद बच्चे आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और साथ ही ये जो है मैकेनिकल वेव है, तो ये आपका इनको पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, मतलब ये वैक्यूम से नहीं चल सकती, तो आपका साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बी बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरफ चलेंगे भाई, आपका ये कह रहा है एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो मैक्सिमम हाइट 20 मीटर आई, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे भाई आपको हाइट दे रखे, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, एक्सेलरेशन आपको पता है 10 या 9.8, वो ऑप्शन के हिसाब से ले लेते हैं हम, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, तो घबराना नहीं है।
तो यहाँ पे भाई आपका इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल तो 0 हो जानी है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। तो हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाली लगाएंगे। यहाँ पे ये 0 आपका ये निकालना, -u² टू -10 इंटू एस आपका है 20, तो ये आ रहा है 20 दूनी 40, 10 400, तो u² की वैल्यू 400 है, तो 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। डी आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये कह रहा है ऑब्जेक्ट मास दे रखा है 2000 ग्राम, पोजेसेस 100 जूल काइनेटिक एनर्जी, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग, स्पीड बतानी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ mv², ये दे रखे 100 जूल, जूल एसआई यूनिट है, तो इसको भी एसआई में बदलना पड़ेगा, 2 kg इंटू v², 2 से 2 कट गया, v² आ गया 100, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। आपका ए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और आपने बहुत ही बढ़िया जो है तरीके से पेपर को फोड़ा है, तो अब टेंशन यहाँ पे आप मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, पढ़ाई हुई है कि जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर मतलब 9 प्रोटॉन, लेकिन एक माइनस चार्ज ज्यादा है, मतलब 10 जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका 8 और 2 10, 11 माइनस 1 10, इसका तो 10 ही होता है, इसमें 7 और 1 8, तो ये है आपकी जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है इसके साथ। उसके बाद भाई आपका टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मिथनॉल में, तो मिथनॉल फॉर्मूला होता है आपका अल्कोहल है CH3OH, तो C आपका H और यहाँ पे OH। तो अब देखो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है सारे, तो 1 2 3 4 और 5, कितने कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं भाई 5, यहाँ पे आपके कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं। आगे भाई आपका कह रहा है डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस करंट, तो भाई मोटर आपका क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। जनरेटर जनरेट करता है आपका करंट, करंट को ये क्या करता है जनरेट करता है, ठीक है, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, और इसने जनरेशन का ही पूछा था। एमीटर बच्चे आपका ये डिवाइस होता है, ऐसे सिंबल होता है, ये करंट मेजरमेंट का डिवाइस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर, सीरीज में लगता है सर्किट के। गैल्वेनोमीटर भी आपका स्मॉल करंट मेजर करने के लिए होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा भी होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे आंसर तो आपका बी ही रहेगा। फिर कह रहा मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर इमेज ऑफ मायोपिया, भाई मायोपिया का अगर आपको दूसरा नाम पता है शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब साइटेड लेस नहीं है, साइटेडनेस है, मतलब पास का दिखता है, शॉर्ट मायोपिक छोटी सोच वाला, तो उसको छोटी सोच तो है ना उसकी, तो मतलब पास का उसको दिखता है, दूर का नहीं दिखता। अब कैसे होता है ये आपका, इस तरीके से ये आई है, तो इसकी जो पावर है वो आपकी जो दूर से रेज आ रही है वो पावर इतनी हो जाती, इतना बेंड कर देता है ये कि रेटिना से पहले ही मिल जाती है, इसीलिए करेक्शन के लिए कनकेव मिरर लगता है, थोड़ी डाइवर्ज कर देता है, फिर आपका इस ये रेटिना पे फोकस हो जाती है। तो आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फोकस्ड बिफोर द रेटिना, सी जो है वो करेक्ट आंसर इसका रहेगा। उसके बाद भाई आपका टिंडल इफेक्ट, भाई टिंडल इफेक्ट होता है लाइट जा रही थी, कोलोइडल पार्टिकल मिले, लाइट स्कैटर हो गई, तो वो एक तरीके से सोर्स बन गया, तो ऐसे पार्टिकल्स की वजह से पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है स्कैटरिंग की वजह से, तो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है कोलोइडल पार्टिकल कर देते हैं, वो आपका क्या रहेगा टिंडल इफेक्ट रहेगा, साइंटिस्ट के नाम पे टिंडल। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भाई किस वजह से होता है, ये आपकी अर्थ है, ये है, तो ये आपका स्टार है, पहले तो वो अपेरेंट पोजीशन पे दिखता है फिर कंडीशन बदलती रहती है एटमॉस्फेयर की, उसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर फ्लिकर करता रहता है, तो वो आपका रिफ्रैक्शन दिखाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डेंसिटी बदलती रहती है, अलग अलग लेयर्स की तरह ये बिहेव करता है। उसके बाद भाई
कॉर्निया जो है वो क्या है? अब कॉर्निया आपका लाइट सेंसिटिव स्क्रीन तो जो है रेटिना को बोलते हैं, ठीक है। मस्कुलर डायफ्राम थोरासिक कैविटी और एब्डोमेन को अलग करता है। ये आपका कहाँ होता है भाई? ये या लंग्स के नीचे होता है, ठीक है। ब्लड वेसल कंटेन करता है? नहीं, ये आपका प्रोटीन का बना होता है और इसमें सेल होती हैं WBC वाली कैटेगरी की, इम्यून सेल्स टाइप रहती हैं, ठीक है, जो सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है इसके अंदर मेजोरिटी में। तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, बताया फॉर्मूला पावर 1/f, लेकिन ये होनी चाहिए मीटर में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 25/100। तो ये आपका 0.25 मीटर। तो यहाँ रखेंगे तो 1/0.25, ये आपका आ जाएगा 4 डायप्टर। क्या आ जाएगा भाई? 4 डायप्टर आपकी पावर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स, ये जितने भी कैटल, बफेलो, गोट, शिप, ये सब आपके किस में है? रूमिनेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। किसके अंदर आते हैं? रूमिनेंट्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आर द मेन सोर्स ऑफ विच विटामिन। तो भाई इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके क्या बनाते हैं? विटामिन की का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़ी बहुत अमाउंट में ये आपका जो है विटामिन B12 जो है ये भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है भाई। तो विटामिन B12 भी ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो C यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा आपका? ये बताया है ओवेरी रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे आपका एस्ट्रोजन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एस्ट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओवेरीज रिलीज करती हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक आपके, जैसे आवाज़ तीखी हो जाना, ठीक है। ये आपका ये सब जो फीमेल के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी आते हैं वो वाले चेंजेस। यहाँ पे भी 3 इक्वल रजिस्टर है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या रहेगा? पैरेलल में आपका R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे चलता है। तो यहाँ पे भाई आपका क्या हो जाएगा? सारे इक्वल हैं तो 1/R + 1/R + 1/R। तो ये आपका हो जाएगा 3/R। R इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसका उल्टा R/3, 3 टाइम घट जाएगा, तो मतलब 1/3 हो जाएगा पुराने वाले रेजिस्टेंस का। उसके बाद कह रहा है भाई रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे क्या हुआ था? याद है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपका? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इसके अंदर आपका इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। तो उसने क्या देखा था? उसने बोला बीच में एक बहुत ही कम स्पेस में हैवी पॉजिटिव कुछ है जिसमें सारा मास कंसंट्रेटेड है, और ऐसे करके एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी गोल्ड फॉयल अल्फा एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने। उसके अलावा प्रोटॉन की भी उसी ने की थी। ये कह रहा भाई एम शेल में, तो सबसे पहले तो आपकी के शेल, एल शेल, एम शेल ऐसे होती हैं। इनका नंबर होता है 1 2 3 स्टेशनरी सेल, जो नील्स बोहर ने बताई थी ऐसे, ठीक है। तो उसमें एम तीसरे नंबर पे आती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ा होगा फॉर्मूला कि मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे यहाँ 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 18 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे C। उसके अलावा भाई 122 ये कह रहा है क्लोरीन इनमें आता है आपका 35U 37U 3:1 के रेशो में। तो इनका एवरेज मास निकालोगे तो देखो 35 3 प्लस आपका 37 इंटू 1 अपॉन आप यहाँ पे क्या कर दोगे? ये आपका अपॉन में टोटल कितना है 4, ऐसे करके आप निकालोगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा? यहाँ पे सोल्व करोगे इसको तो यू विल गेट 35.5।
ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। इनके बीच में गैप कितना है, 2 का है, ये कितने हैं, 4 हैं, तो 1 की वैल्यू क्या है, 2/4, मतलब आपका 0.5। तो जो है 3 इससे जो है, इससे 1 इस तरफ होगा, मतलब इससे 0.5 आगे होगा, तो भी आपका यही आंसर आएगा। या वैसे भी अगर याद है आपको तो वेल एंड गुड, लेकिन वो अगर ये चेंज कर देता 3:1 की जगह, रियल वाली ना देता, तो आपका गलत हो जाता। ये कह रहा है भाई कौन सा एलिमेंट आइसोटोप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, तो भाई आयोडीन आपका गोइटर जो नेक की डिजीज होती है, सोडियम, ठीक है, उससे सोडियम NaCl नमक में जो हम खाते हैं, कोबाल्ट आपका सही आंसर होगा। यूरेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा कोबाल्ट के अलावा यूट्रियम नाम का एलिमेंट भी आजकल यूज होने लगा है। ये कह रहा है टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन, तो भैया लेयर चढ़ाई जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और आपका इसमें जो है जिंक की जो है लेयर वो चढ़ाई जाती है, ठीक है, जिंक की लेयर इसमें चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। सिनाबार भाई और होती है आपकी, जिससे मतलब एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, वो मिनरल फिजिबल हो निकालना उससे, तो सिनाबार भैया आपकी मरकरी की ओर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा भाई इमेजिन कर लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भाई आपका ऐसे है, अगर करंट, इसकी ये फील्ड आपको पता है कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, वो कह रहा है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ऐसे रखोगे, राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, इतना तो पक्का है। ये 2 ऑप्शन हो गए। तो उसके बाद ऐसे जा रही हैं, तो ऊपर की तरफ आपका आ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है आपका, तो ये अपवार्ड डायरेक्शन, सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद भाई नेक्स्ट ये आपसे कह रहा है कि आपका गिर्थ ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है, गिर्थ ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट इंक्रीज ड्यू टू, तो भाई डिवीजन आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो 3 तरह के होते हैं। एपिकल जो आपका एपेक्स पे होता है, इंटरकैलरी जो बीच में रह जाता है, ये हाइट बढ़ाने में काम करते हैं। लेटरल ऐसे होता है, तो ये अगर बढ़ेगा तो पेड़ की मोटाई बढ़ेगी, तो भाई आपका लेटरल मेरिस्टेम ओनली, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जीन, सेम जीन की अलग अलग वेराइटी को क्या कहते हैं भाई, अलील्स कहते हैं, अलील, ठीक है, तो अलील्स होते हैं। कह रहा है स्मॉल पोक्स किससे होता है भाई, वायरस, वायरल डिजीज है स्मॉल पोक्स, ये होती है आपकी वेरियोला वायरस से होती है, और वेरिसेला जो होता है इससे आपकी चिकन पॉक्स होती है, ठीक है, वेरिसेला से आपकी चिकन पॉक्स होती है और वेरियोला से स्मॉल पॉक्स, वायरल डिजीज है भाई। बायंसी क्या होता है, फ्लोटेशन याद करो बच्चे, आपने देखा होगा कि ये पानी, इसमें कोई चीज रखी जाती है तो लिक्विड डिस्प्लेस, ऊपर वाला इधर से लगा, इधर से बैलेंस हो गया, ये नीचे से लगा, इसको कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं आपका। तो यहाँ पे भाई बायंट फोर्स बोलते हैं ऊपर की तरफ, ये लगता है तो अपवार्ड फोर्स है, डी बायंट फोर्स। बायंसी जो है दैट इज अ फिनोमिना जिसमें अपवार्ड फोर्स लगता है, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इससे रिलेटेड आपका है। ये भाई आपका वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड विद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, तो ये आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, तो न्यूटन का सेकंड मोशन है भाई, वेट तो आपका यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे भाई आपका, क्योंकि वेट एक तरीके से फोर्स है, तो फोर्स आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद भाई आपका मास इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, देखो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो भाई इसमें जो कांस्टेंट आता है ये इक्वल हो जाता है, तो आपका यहाँ पे कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। मास कांस्टेंट नहीं होता, आप इसको ऐसे क्यों लेके जा रहे हो कि dp अपॉन ये m इंटू ए आ जाएगा, ठीक है, dv अपॉन dt करके, तो ये m कांस्टेंट है, नहीं भाई, m जो है वैसे भी आप समझो
कि आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की मास, मास उसके अंदर इनबिल्ट कितना है, ठीक है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं होता, वरना तो हर उसमें फिर उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। ये तो बॉडी टू बॉडी वेरी करती है ना, वरना सेम होती है हर एक में, ठीक है। तो भाई फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स जो है इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए कि जो बेसिक चीज़ जैसे एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, इनके कंजर्वेशन जो है, ये फंडामेंटल लॉज इन पे ही बेस्ड है। आपके जो कंजर्वेशन लॉज हैं इनके ऊपर आपके बेस्ड हैं, ठीक है, कि जो कंजर्वेशन आपके लॉज हैं वो उनके बाद ही इन पे ही फंडामेंटल ये चीज़ें बेस्ड है। कह रहा है वर्क इज सेट टू बी 1 जूल। देखो भाई वर्क का फॉर्मूला अभी बताया F.ds, तो 1 जूल कब होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कॉस का तो चक्कर खत्म हो गया ये आपका आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई 4 न्यूटन 25 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 1/4, ये आपका आ गया 1 न्यूटन मीटर, मतलब आपका 1 जूल। तो पहला ही आंसर सही है। और निकाल लो, 2 न्यूटन उससे करोगे 2 जूल आएगा, 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से करोगे 1/100.01 जूल आएगा, 1 न्यूटन को 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2, तो आपका ये आ जाएगा 0.5 जूल। अगर यहाँ 2 न्यूटन होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका आंसर है। कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन भाई अलोंग अ कार, ये आपका होता है, ये सर्कुलर पे कोई चीज चल रही है यूनिफॉर्मली, मतलब स्पीड सेम है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंट है आपकी मतलब ऐसे रेडियली ऐसे चल रही है, ठीक है, चेंज हो रही है बार बार, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन भी अंदर की तरफ है, इनवर्ड टुवर्ड सेंटर, वेलोसिटी जो है वो 90 डिग्री पे है इससे, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है, along as experience a change in velocity due to change in direction of motion। उसके बाद भाई आपका ये कह रहा है pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। भैया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका एंटा एसिड की तरह यूज होता है। एसिडिटी जब बन जाती है पेट में, HCl गड़बड़ करने लगे तो एसिडिटी बन जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए एक बेस, और बेस आपका जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो आपका पीएच स्केल होता है 0 से 14, उस पे 7 वाला न्यूट्रल, 0 की तरफ जाओगे तो एसिड, और आपका 14 की तरफ जाओगे तो आपका बेस हो जाएगा, और 7 पे न्यूट्रल। तो यहाँ पे आप कहोगे सर 2 ऑप्शन है, तो बच्चे आपका पियोगे तो हाईली बेसिक थोड़ी होगा, कॉस्टिक सोडा होता है हाईली बेसिक, जो आपको बताया था कि 9, 10, 11 इस रेंज में आपकी ये चीज़ें रहती है, टूथपेस्ट, सोप, ये एंटासिड वगैरह ये सब। उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन सा यूज़ होता है, तो फोटोग्राफी में आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो है यूज़ होता है। अब जो है दोनों ऑप्शन में है, तो भाई यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको राइट आंसर मानना है, ठीक है, उन्होंने क्या सोच के बनाया। बाकी आई विल गो विद AgCl, ठीक है, AgCl जो है वो ज़्यादा यूज़ होता था, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, बाकी आंसर की ऑफिशियल में बता दिया जाएगा आपको क्या था। तो फेरस सल्फेट भाई आपका FeSO4.7H2 होता है, और एक क्रिस्टल में जो साथ में पानी होता है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 7, तो 7 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आपके हैं। उसके बाद भाई कलर ऑफ प्रेसिपिटेट CO2 प्लस लाइम वाटर आपका होता है COH होल ट्वाइस, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। तो भाई ये आपका किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, तो आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ग्रीन फेरस सल्फेट, ब्लू कॉपर सल्फेट, ये सब आपका होता है। उसके बाद कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट लिक्विड होता है, तो भाई आपका मरकरी लिक्विड होता है, एक्सेप्शन में पड़ा है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है, ये भी हमने एक्सेप्शन में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये दोनों रूम टेम्परेचर पे आपके लिक्विड रहते हैं। उसके बाद भाई आपका ये कह रहा है इनमें से कौन से मेथड से एंथ्रासीन और सोल्ट, तो दोनों का भाई यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका अलग है। ये एंथ्रासीन जो है
अब देखो बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो डिस्टिलेशन भी एक मेथड होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी, लेकिन एंथ्रासीन एक सबलाइम है। क्या है ये? सबलाइम है ये, जब भी जो है आपका सीधा वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? सब्लिमेशन। एंथ्रासीन, नेप्थलीन, ठीक है, ये सब आपके सबलाइम है, सब्लिमेशन दिखाते हैं, सीधा सॉलिड से गैस के वेपर्स में ये कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए हमने चूज किया सब्लिमेशन। उसके बाद भाई आपका यहाँ पे देखो, ये कह रहा अपवार्ड मूवमेंट दिखाता है शूट। तो देखो भाई, जो स्टेम होती है और जो रूट होती है, लाइट है तो ये टुवार्ड्स लाइट जा रही है, अगेंस्ट लाइट ग्रो करती है, कभी देख लेना। तो आपका रूट जो है वो नेगेटिव क्या दिखा रही है? नेगेटिव लाइट से, तो नेगेटिव फोटोट्रोफिज्म दिखा रही है, मतलब नेगेटिव फोटोट्रोफिक है ये नेगेटिवली, ये पॉजिटिवली फोटोट्रोफिक है, तो ये तो कट गया। पॉजिटिवली कैमोट्रोपिक, कैमोट्रोपिक का यहाँ पे शूट रूट में कोई रोल नहीं है। हाइड्रोट्रोफिक भी आपका जो रूट है वो टुवार्ड्स वाटर, ये नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक, पानी से दूर भागती है। जियोट्रॉफिक मतलब जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट मूव करती है ये ग्रो, तो नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, ये आपका पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, टुवार्ड्स ग्रेविटी करता है। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद भाई ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। ठीक है, कौन सी करेक्ट है? तो यहाँ पे भाई आपका फोटोसिंथेसिस से है तो केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में नहीं बदलती, इसका उल्टा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं होता भाई, हाइड्रोजन आके रिड्यूस होता है। देखो पूरा बता देता हूँ, लाइट आपकी आती है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है उसको, उससे वो वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ता है H2+O2 में, फिर इस H2 से तो आपका CO2 रिड्यूस हो जाता है, O2 जो है वो रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपका C बिल्कुल सही आंसर है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कह रहा है भाई हाउ मैन आर एवरग्रीन प्लांट, मतलब उनको वुडी स्टेम हो, नेक्ड सीड हो। तो सीड वाले आपके दो ही होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें फ्रूट वगैरह से कवर रहता है। तो जिम्नोस्पर्म, नेक्ड सीड आपके इनके अंदर होते हैं, इसमें फ्रूट फ्लावर होता है। मैक्सिमम मेजर वेराइटी में यही प्रेजेंट आपके होते हैं। ठीक है, उसके बाद है भाई ये आपका कि कौन से टिश्यू को बेसिक पैकिंग टिश्यू कहते हैं। तो आपका बेसिक रहता है यहाँ पे पैरेन्काइमा, फंडामेंटल है ये, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और ये भी, ये डेड होता है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करता है। इसमें आपका क्लोरोफिल वगैरह होता है, तो ये खाना बना के और स्टोर करने का काम करता है। तो बेसिक पैकिंग टिश्यू पैरेन्काइमा को ही कहते हैं। तो बी यहाँ पे राइट आंसर है। देख सकते हो हमने जो है ये पूरा एनालिसिस यहाँ पे कर लिया। आई होप ये आपको एनालिसिस डिटेल्ड आपका कुछ बेनिफिट करेगा। आपकी अप्रोच, कई बार तुक्के में सही होता है क्वेश्चन, लेकिन आपको रियल उसके पीछे की साइंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर अनअकैडमी प्लस से स्टडी करनी है तो बच्चे आपका जो है अनअकैडमी के ऊपर 24 तारीख से शुरू हो रहा है कमांडो बैच। ठीक है, डिटेल्ड बैच है आपका। कमांडो इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल NDA बैच ऑन अनअकैडमी। तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। एनरोल आपको करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है। बहुत ही नॉमिनल सी फीस आप दे सकते हो। 2 साल की आपकी 10,500 है, एक साल की आपकी मात्र 8,800 रुपये है। आप इसको और कम कर सकते हो, जस्ट यूज़ द कोड LWS10। LWS10 जैसे ही अप्लाई करोगे जैसे ही आपने लिखा LWS10 तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल गया। 900 रुपये कम हो गए आपके। ये आपका 7920 का हो गया 12 महीने का, मतलब आपका 660 रुपये हो गया 1 महीने का। क्या फीस है भाई, इससे ज़्यादा आपकी जो है एक छोटे बच्चे की ट्यूशन फ़ी होती है 1000 रुपये। ठीक है, तो आपकी उससे भी कम में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। और एक और आपके लिए मज़े की बात बताऊं, अगर आप जो है अभी करते हो ये 16 से 20 के बीच में एनरोल, तो आपके लिए ऑफ़र जो है वो चल रहा है कि 12 महीने का आप अगर लोगे प्लस अभी 7920 में, तो आपको 12 महीने का क्या मिलेगा, SSB प्लस फ्री मिलेगा। ये सब्सक्रिप्शन आपको किसका,
एसएसबी के लिए। तो आपको एसएसबी की तैयारी के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, आपको ये मिल जाएगा। जस्ट यूज़ द कोड LWS10, तो आपका जो है यहाँ पे मज़े की बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये था भाई हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस। 50 क्वेश्चंस का लेवल आपका नॉर्मल था। अगर आपने पढ़ाई की थी, ठीक है, मैराथन्स देखी थी, तो आपको जो है पॉजिटिव चीज़ें मिली होंगी। मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से थे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी थे, वो आपको जज करने थे, तो उसमें आपका फिर कॉमन सेंस पता चलती कि आप पढ़ी हुई चीज़ों को अप्लाई कैसे कर पाते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फटाफट से बच्चे इसको लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो। जिसने भी एनडीए एग्ज़ाम दिया था, एनडीए की तैयारी कर रहा है या वो, तुम सब तक इस वीडियो को पहुंचा दो। ठीक है, जय हिंद सभी को, ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। ठीक है, आपने अपना बेस्ट दिया है अब तक, लेकिन कमियां रही हैं, तो आप अगर उस स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाते हो तो आगे तैयारी करो, आगे अपनी लाइफ को जो है लेके जाओ। ठीक है, बहुत सारे लोग एनडीए सिलेक्शन के बाद भी नहीं जाते, वो सोचो आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द एंड, या आप जो है दोबारा ट्राई नहीं कर सकते। आप 2 अटैम्प्ट या फिर लास्ट अटैम्प्ट था, तो आप बाकी की चीज़ें जो है देख सकते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। कभी कामली सोच के देखना, ज़िंदगी बहुत जो है, बहुत सारी वैरायटी हैं, चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो अपने अंदर उसके इंसान को पहचान के कि वो क्या चाहता है, उसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे ऐसे ही अमेजिंग सेशंस में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रखना। थैंक यू सो मच।